नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में बात की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, विधान परिषद, विधानमंडल और अपनी जो विधानसभा है उसके बारे में, उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हमने अध्ययन किया। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय और राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था के बारे में, जो कि अपनी आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर राजनीति का जो पोर्शन है उसको आप और अच्छे से करना चाहते हो तो ये सारे बिंदु जो है वो बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों का जो है वो वर्णन है। तो हाई कोर्ट का जो सारा वर्णन मिलता है वो 214 से 232 तक मिलता है। और भाग कौन सा है? तो भाग 6 है। अध्याय मोस्टली नहीं पूछते, भाग ही पूछते हैं या फिर अनुच्छेद ही पूछते हैं। अब देखिए अगला बिंदु, अनुच्छेद 214 जो है अध्याय 5 और भाग 6 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन उसमें यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्य हैं उनके भी उच्च न्यायालय एक साथ हो सकते हैं। देखिए ऐसे 3 उच्च न्यायालय भी हैं, मैं आगे बात भी करूंगा उस संबंध में। तो अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार है। तो संसद चाहे तो जैसे एक राज्य का एक उच्च न्यायालय तो होता ही है, लेकिन अगर संसद चाहे तो 2 या 3 राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय रख सकती है। और भारत के जो मोस्टली अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो उच्च न्यायालय हैं वो किसी और राज्य के साथ अटैच्ड हैं, अलग से नहीं है। लेकिन दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अलग से हाई कोर्ट है अपना खुद का। देखिए भारत के साझा उच्च न्यायालय जो है वो कौन कौन से है, इसमें प्रश्न एक क्या बन सकता है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसमें गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र आते हैं। इसमें महाराष्ट्र और गोवा जो है वो राज्य हैं, बाकी दादर, नगर हवेली, दमन और दीव जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर देखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, इसमें पश्चिम बंगाल राज्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है केंद्र शासित है। फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो इसमें असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तो सभी राज्य ही हैं। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसमें आपको पता है पहले तो एक ही थे, राज्य थे, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश इसमें हो गया है। फिर देखिए केरल उच्च न्यायालय, तो केरल और लक्षद्वीप, तो केरल राज्य है, लक्षद्वीप जो है वो इसमें अपने जो है केंद्र शासित प्रदेश है। फिर मद्रास उच्च न्यायालय, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी, तो इसमें आप समझ गए एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, तो चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, इसमें से जो चंडीगढ़ है वो केंद्र शासित हो गया, हरियाणा और पंजाब जो है वो राज्य हो गए। अब इसमें केंद्र शासित के पीछे रीज़न ये है कि इन दोनों की साझा है, तो इस हिसाब से ये केंद्र शासित हो गया। आपको पता ही होगा, वैसे बता दूं कि अपने देश में इस समय टोटल 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। सबसे पहले अंडमान और निकोबार आइसलैंड, फिर चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादरा और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है जो साथ में अभी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख जो है इसमें से पहले ही राज्य ही थे, मतलब दोनों मिला के एक ही था। अब जो है इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और पहले अलग थे दमन दीव और जो है दादरा नगर हवेली, उनको एक मिक्स कर दिया गया। तो ऐसे करके अभी वर्तमान में जो है फिर लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, टोटल 8 जो है वो अपने यूनियन टेरिटरीज है। अब देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो कौन सा, ये आप ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से ये तो बन ही सकता है कि साझा उच्च न्यायालय कितने हैं, तो फिर वो आप इसमें देख सकते हो कि कितने हैं टोटल। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो थोड़ा घुमा के अगर पूछें, जैसे RS IAS लेवल में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते, वो थोड़ा सा उसमें चेंज करते हैं। तो वो चेंज ये होंगे कि भारत के कितने जो है उच्च न्यायालय हैं जो राज्यों के साझा उच्च न्यायालय हैं। तो राज्यों के साझा उच्च न्यायालय जो है वो 3 है। ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो साझा होंगे ही, क्योंकि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का उच्च न्यायालय, बाकी सभी का तो किसी और राज्य के साथ अटैच है। तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे पहला है बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिसमें गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन दीव और महाराष्ट्र आते हैं। तो 2 राज्य इसमें गोवा और महाराष्ट्र आ जाते हैं। फिर अगर आप आगे देखोगे तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो 2 या 2 से ज़्यादा हो गए। और इसके बाद जो अगला होता है वो है अपने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब, तो हरियाणा और पंजाब इसमें राज्य हैं। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का जो उच्च न्यायालय होता है वो साझा उच्च न्यायालय कहलाता है। वैसे जो केंद्र शासित का वो भी साझा ही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न बनता है, एक बार ऐसे आ भी रखा है, तो वो यही होता है कि ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा है। तो वो है अपने 3, जैसे मैंने अभी आपको बताया पंजाब और हरियाणा वाला।
और फिर अपने सबसे शुरुआत में जो था बॉम्बे उच्च न्यायालय जिसमें गोवा और महाराष्ट्र हैं, और फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसमें असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए थे। रीट लेवल का, थर्ड ग्रेड लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। कभी थोड़ा इजी बनाने जाएंगे क्वेश्चन पेपर तो ये प्रश्न आ सकता है। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय जो है वो 1 जनवरी 2019 को बनाया गया अमरावती, आंध्र प्रदेश में, और इसे जो है तेलंगाना का भी आप उच्च न्यायालय कह सकते हो। तो वैसे अब तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है, जो पहले आंध्र प्रदेश की थी, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है वो अमरावती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई थी, जिसका उद्घाटन महाराजा सवाई मानसिंह ने किया। अभी राजस्थान के बारे में क्वेश्चन है, तो कब स्थापना हुई? 29 अगस्त 1949 को हुई। स्थापना किसने की? महाराजा सवाई मानसिंह जी ने की। फिर वर्तमान समय में जोधपुर के झालामंड में राजस्थान उच्च न्यायालय का नया भवन है। 7 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। ये भी आप याद रखिएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है वो जयपुर में है, जिसे 1958 में समाप्त किया गया, और फिर से इसकी स्थापना 1976 में की गई। RS 2018 या 16 था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की जो उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में है उसकी पुनर्स्थापना कब की गई? तो वो 1976 में की गई। बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1976 में पुनः इसे शुरू किया गया है। अब ये पुनः शुरू किया है तो इसका ये मतलब नहीं है केवल जयपुर के ही जो मामले वो वहाँ जाते हैं। ये जयपुर का जो उच्च न्यायालय की पीठ है, एक भाग है, शाखा आप कह दीजिए, तो इसमें जो है जिले जो है वो डिवाइड किए हुए हैं, बांटे हुए हैं कि भाई यहाँ जोधपुर के अंडर ही आएंगे और जयपुर के अंडर ही आएंगे। तो इसमें देखिए कैसे मैनेजमेंट है। 1977 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जोधपुर और जयपुर में क्रमशः मुख्य स्थायी पीठ और स्थायी पीठ का गठन किया गया, जिसमें 15 जिले जयपुर के अधिकार क्षेत्र में। मुख्य स्थायी पीठ कौन सी है? वो है अपनी जोधपुर वाली, और केवल स्थायी पीठ कौन सी है? वो है जयपुर वाली। तो जिसमें 15 जिले जयपुर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और 18 जिले जो हैं वो जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो 15 और 18 हो गए, टोटल 33। अब देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? वो कमलकांत वर्मा यानी कि के वर्मा थे, जो 1949 से 50 तक रहे थे। ज़्यादा नहीं रहे थे, ये लगभग 4-5 महीने रहे थे, जिन्हें उस समय 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ राज प्रमुख द्वारा शपथ दिलाई गई थी। तो देखिए, जब राजस्थान के उच्च न्यायालय का गठन हुआ तो पहले न्यायाधीश के साथ टोटल कितने थे? 11 थे। तो ये भी पूछ सकते हैं कि शुरुआत में राजस्थान में कितने न्यायाधीश थे? तो 11 थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 38 + 12 है, तो मतलब 38 जो है वो स्थायी है और 12 जो है वो अतिरिक्त न्यायाधीश है। अतिरिक्त को थोड़ा एक मजाक के रूप में अगर कहें तो अपने जो कॉलेजेस में विद्या संबल योजना चलती है, जहाँ पर एक परमानेंट, उससे पहले जो है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, विद्या संबल में गेस्ट फैकल्टी होते हैं। तो जैसे ही गेस्ट फैकल्टी की तरह ये भी होता है कि इनकी 2 साल के लिए नियुक्ति होती है। वैसे गेस्ट फैकल्टी की 1 ही साल के लिए होती है, बट यहाँ पर इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। आगे हम पढ़ेंगे भी। देखिए, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभाजी शिवाजी शिंदे, जिन्होंने 21 जून 2022 को शपथ ग्रहण की है। तो इन्हें 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है। और राजस्थान के दूसरे जो प्रमुख न्यायाधीश थे अपने हाई कोर्ट के, कैलाश नाथ वांचू, तो 1951 से 1958 तक सबसे लंबे समय तक रहे थे, लगभग 7 साल ये रहे थे। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा समय तक उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन रहे राजस्थान में? तो वो रहे हैं कैलाश नाथ वांचू जी। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो, जैसे मैंने अभी बताया, 50 है। 38 जो है वो स्थायी है और 12 अतिरिक्त न्यायाधीश है। और अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं 2 साल के लिए। और जहाँ तक बात करें कुल न्यायाधीशों की, तो देखिए भारत में सबसे कम जो न्यायाधीश हैं वो हैं सिक्किम में, और सबसे ज़्यादा जो है, जैसे आपको पता है, सांसद और विधायक कहाँ पे ज़्यादा है, तो वो भी यूपी में है। तो डेफिनेटली जो जनसंख्या के आधार पर ही होती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आखिरकार जनसंख्या है ज़्यादा, तो वहीं से जो निकल के मामले न्यायालय में जाते हैं और न्यायाधीश उसी पे अपने निर्णय सुनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो न्यायाधीश उत्तर प्रदेश में है। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि कुल कितने हैं अभी? तो देखिए, वहाँ पर टोटल 160 न्यायाधीश हैं, और स्थायी जो है वो उसमें से 76 है, और अस्थायी जो है वो, अस्थायी या अतिरिक्त आप कह दीजिए, वो 84 है। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा है, याद रह गया था। तो ये है, और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं। अभी उसका वो प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं हुआ है, वो इलाहाबाद ही है। तो पहले वो आगरा में था, अब इलाहाबाद में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगला बिंदु, सामान्यतः संघ राज्य क्षेत्र अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं, किंतु दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1966 को हुई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उच्च न्यायालय का जो गठन है वो अनुच्छेद 216 के अनुसार होता है। काफ़ी बारी प्रश्न आता भी है।
प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है उसका निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। तो संख्या का निर्धारण होगा या जजेस क्या काम करेंगे इसका जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ होगा या फिर कितने राज्यों का मिलकर होगा, उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या होगी, ये सब निर्धारण कौन करेगा, संसद करेगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो जजेस हैं उनके बारे में सारे रूल्स राष्ट्रपति जी के पास है, लेकिन जो कोर्ट है उसके बारे में सारे रूल्स और अथॉरिटीज जो हैं वो किसके पास है, संसद के पास है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो इन सभी से सलाह करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा सारे न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, उनकी नियुक्ति में वो किस किस की सलाह लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, क्योंकि उनको शपथ आखिरकार कौन दिलाएगा, राज्यपाल ही दिलाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार अनुच्छेद 223 के आधार पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और अनुच्छेद 224 के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तो राष्ट्रपति चाहे तो जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वो नहीं है या किसी कारण उनका रिटायरमेंट हो चुका है या फिर वो इस्तीफा दे चुके हैं, कोई भी एक रीज़न है जिस कारण से वो नहीं है, तो फिर उनकी जगह कोई भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि कुछ समय के लिए काम चलाऊ मुख्य न्यायाधीश अगर लगाने हैं तो अनुच्छेद 223 के आधार पर राष्ट्रपति लगा सकते हैं, और अनुच्छेद 224 के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। जो राजस्थान मैंने बताया 38 स्थायी है और 12 जो हैं वो अस्थायी नहीं कह सकते, उन्हें अतिरिक्त आप कह सकते हो। तो ये थोड़ा सा अंतर है अपने कॉलेजेस में और इसमें। तो देखिए, 12 जो अतिरिक्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 224 के अंतर्गत करते हैं। और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए होती है। जैसे विद्या संबल में जो अपने साथी सहायक आचार्य हैं उनकी नियुक्ति जो है वो 1 साल के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के निर्धारण का अधिकार संसद को है, किंतु न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्ति का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे मैंने अभी बताया था कि उच्च न्यायालय जो कोर्ट के संबंध में जो अधिकार है, सीधे शब्दों में समझें तो वो संसद को है, और जो जजेस होते हैं उनमें उनके संबंध में जो अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय जी को है। अब देखिए, योग्यताएं, भाई आप और मैं अगर जज बनने जाएंगे तो क्या उसमें एलिजिबिलिटी चाहिएगी। तो देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 217(2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यताएं क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल आप भी हैं और मैं भी। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 सालों तक न्यायिक पद जो है वो धारण किया गया हो। तो ये तो नहीं है साहब, तो इसीलिए हम नहीं बन सकते। वही बन सकते हैं जिन्होंने 10 साल तक जो है न्यायिक पद जो है वो धारण किया हो। ये न्यायिक जो है वो मैंने अशुद्ध लिख दिया है, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। न्यायिक पद धारण किया हो 10 सालों तक, मतलब किसी भी कोर्ट में वो रहे हो 10 साल तक जज, या फिर उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 सालों तक का जो है उन्होंने वो अधिवक्ता रहे हों, मतलब 10 सालों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो तो भी वो जो है बन सकते हैं जज। और उसके अलावा 10 सालों तक किसी भी छोटे बड़े कोर्ट में जज रहे हों तो भी वो जो है हाई कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा एक बिंदु ये भी लिखा होता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नज़रों में और राष्ट्रपति की नज़रों में प्रख्यात विधिवेता होना जरूरी है। ये चीज़ें मोस्टली नहीं लिखते, बट ये भी थोड़ा होना चाहिए राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी से भी ज़्यादा जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश है उनकी नॉलेज में आपका नाम होना चाहिए कि हाँ ये जज हैं और ये रहे हैं, मुझे पता है। तो ये सारा रिकॉर्ड देखते हैं तो ऑटोमेटिक उनको पता चल ही जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा कई बार लिखा होता है अलग अलग जगह कि भारत के जो प्रमुख न्यायाधीश हैं उनकी दृष्टि में वो प्रख्यात विधिवेता हों, तभी उनको जो है जज के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए इनकी सर्विस कितनी रहेगी, तो देखिए अनुच्छेद 217(1) के अंतर्गत न्यायाधीश के कार्यकाल हेतु अग्रलिखित प्रावधान है। सबसे पहला एक अनुच्छेद 217(3) के अनुसार वो 62 साल की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। नॉर्मल जो सर्विस होती है अपने गवर्नमेंट उसमें 60 साल की एज में रिटायरमेंट होता है। एक बार वसुंधरा जी ने 62 कर दिया था, वापस फिर अशोक जी ने 60 कर दिया, और 58 भी एक बार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें चली थी, लेकिन जो जजेस हैं उनके रिटायरमेंट की एज जो है वो 62 साल है अनुच्छेद 217(3) के अनुसार, खंड 3 के अनुसार। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और अनुच्छेद 124 के अनुसार न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति आदेश से हटा सकते हैं। तो टोटल सदस्य समझ लो 100 है, तो उनका तो बहुमत मतलब 50% प्लस 1 तो 51 होने चाहिए, और उपस्थित है, उपस्थित का 2/3 होना चाहिए। मतलब अगर मिनिमम 10 उपस्थित है तो 10
उपस्थित का 2/3 यानी कि 66% जो है वो ये होता है 10 में से 7 जो है उसमें आपके होने चाहिए, कहाँ इनको हटा दो। और देखो क्या लिखा गया है, मतदान में भाग लेने वाले और उपस्थित, तो जितने वहाँ उपस्थित है और जितने मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है उपस्थित होते हैं उधर लेकिन मतदान में भाग नहीं लेते। अगला बिंदु देखिए, यदि किसी न्यायाधीश की आयु पर कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति करेंगे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, नॉर्मली बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलता, तो बहुत डीप ये अगर पूछें अगर उच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी न्यायाधीश की आयु पर कोई विवाद खड़ा हुआ है तो उसका पटाक्षेप कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। किसके परामर्श से करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं प्रमुख या यूँ कहें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श के द्वारा करेंगे। अगला बिंदु देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है। ये उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 और कुल संख्या का 51% या 50% प्लस 1, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अग्रलिखित प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। तो थोड़ा अगर डीप पूछें, कई बार नेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो बहुत उसमें ऑप्शंस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो उसको रट नहीं सकते, समझ ही सकते हैं, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या समझना है कि सबसे पहले 100 लोकसभा सदस्यों अथवा 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव जो है वो सभापति, तो सभापति या अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो लोकसभा के होते हैं और सभापति राज्यसभा के होते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उनको जो है 100 लोकसभा के सदस्य या फिर 50 राज्यसभा के, दोनों में से कोई एक जो है ये जाके दे सकते हैं कि साहब उस जज को हटाना है। अध्यक्ष के पास उस प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्ति होगी, तो अध्यक्ष चाहें तो कह सकते हैं उनको कि आप लेके आगे ये एप्लीकेशन, अच्छी बात है लेकिन मुझे स्वीकार्य नहीं है, वो जज बहुत अच्छे हैं और हम उनको नहीं हटाने वाले। फिर देखिए, आरोपों की जांच हेतु सभापति या जो अध्यक्ष हैं वो इसको स्वीकार कर लेंगे कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप, तो क्या करेंगे, वो 3 सदस्यों की समिति गठित करेंगे। अब उस समिति में कोई नेता वगैरह नहीं होते हैं, उस समिति में कोई अधिकारी नहीं होते हैं, जजेस ही होते हैं, जिसमें एक जो होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश होंगे, दूसरे उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होंगे। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो मेन जज जो है सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश वो भी हो सकते हैं या और कोई भी जज हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय से हो। दूसरे जो होंगे वो उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश होंगे और तीसरे जो है कोई भी कानून के जानकार है, जैसे कोई वकील वगैरह हो सकते हैं या फिर कोई ऐसे बहुत बड़े जो है वो प्रोफेसर हो सकते हैं जिन्हें कानून का बहुत नॉलेज है, अनुभव है पढ़ाने का, LLM वगैरह की जिनके पास योग्यता है, तो वो हो सकते हैं। तो ये 3 होंगे, ये सारे बैठ के जो निर्णय करेंगे कि हाँ भाई इनका ये जो कदम है जज साहब का वो गलत है। उक्त समिति की सिफारिश पर इस सदन द्वारा जो है वो विचार किया जाएगा और संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से जब ये प्रस्ताव पारित होगा तभी जो है न्यायाधीश को हटाने हेतु राष्ट्रपति के पास वो डॉक्यूमेंट जाएंगे और राष्ट्रपति उनको हटा देंगे एक आदेश के द्वारा। तो ये सारी प्रोसेस चलती है और इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा बड़ा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कितना बहुमत चाहिए। तो सभी उपस्थित जो सदस्य हैं, माफ कीजिएगा जो कुल सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1 जिसे सामान्य बहुमत कहते हैं, और जो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले हैं उनका विशेष बहुमत चाहिए यानी कि 2/3 जिसे 66.67% भी बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखिए, संविधान में न्यायाधीशों को पदच्युत करने की जो प्रक्रिया है वो रिमूवल के नाम से जानी जाती है और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो इम्पीचमेंट के नाम से जानी जाती है। दोनों को कहते हैं महाभियोगी हैं, लेकिन ओरिजिनली थोड़ा जो लिखा हुआ है संविधान में वो शब्द जो है वो रिमूवल है न्यायाधीशों के लिए और राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट है। मतलब वो कहते हैं महाभियोगी है लेकिन उसमें थोड़ा लिखने में अंतर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कभी डीप पूछते हैं तो ये हो सकते हैं उसमें क्वेश्चंस। देखिए अगला बिंदु, अभी तक के इतिहास में 1991 से 93 में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे R रामस्वामी, उनके विरुद्ध पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कांग्रेस ने उस टाइम क्या किया था कि वो मतदान में भाग नहीं लिया था और कांग्रेस उस टाइम की जो है, अभी जो कांग्रेस कमजोर है उतनी नहीं थी उस टाइम, आज से 20-30 साल पहले, तो इसीलिए कांग्रेस ने जब उसमें हिस्सा नहीं लिया तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और वो जो प्रस्ताव है वो जो रद्द हो गया। इसलिए बहुमत के अभाव में जो उनका प्रस्ताव पारित नहीं होने के कारण R रामस्वामी जो है वो इस महाभियोग की प्रक्रिया से बच गए थे। अगले बिंदु देखिए, और उच्च न्यायालय की बात करें तो 2 ऐसे जजेस हैं जिन पे जो है प्रक्रिया लगभग चल चुकी थी, तो वो हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है सौमित्र सेन और सिक्किम उच्च न्यायालय के जो हैं PD दिनकरण। इन पर भी महाभियोग प्रक्रिया चली किंतु उन्होंने उससे पहले त्यागपत्र दे दिया। तो ये लिखा ये जाता है
कि इन पे महाभियोग मतलब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया चली ही नहीं। हालांकि शुरुआत हुई थी, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया चलती तब जब ये त्यागपत्र देख के भागते नहीं, उसका सामना करते, तो फिर वो लिखा जाता कि हाँ महाभियोग प्रक्रिया चली। तो किताबों में ये लिखा जाता है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया जो है वो आई ही नहीं। हालांकि प्रयास हुए, लेकिन उससे पहले वो जो है इस्तीफा देख के मतलब रेजिग्नेशन देख के चले गए, तो ये उनकी प्रक्रिया में जो है वो उनका नाम नहीं लिखा जाता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखिए, न्यायाधीशों द्वारा शपथ। तो अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा चयनित किसी व्यक्ति के द्वारा जो है वो उसके समक्ष शपथ लेंगे। अनुच्छेद 220 के अनुसार न्यायाधीश अपने पद पर रहते हुए वकालत नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो जज है वो रहते हुए चलो भाई मैं तो छोटे जो है कोर्ट का जज हूँ, बड़े कोर्ट में जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं वकील का काम करूँ, तो वो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। न्यायाधीशों के वेतन की बात करें तो अनुच्छेद 221 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन जो है वो संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रति माह और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपए जो है वो प्रति महीने वेतन मिलता है। अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कि संचित निधि से जो है संसद विधि द्वारा निश्चित करेगी कि हाँ इनका पेमेंट कितना होगा, इसका निर्धारण भाई लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5, 10, 15, 20 लाख कितने होंगे, तो वो सारा निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी अनुच्छेद 221 के अनुसार। लेकिन ये पैसा मिलेगा कहाँ भाई? संसद तो ये कहेगी कि हाँ आपको ये पेमेंट जो है वो दिया जाना है, लेकिन ये पेमेंट आएगा किधर से? तो देखिए जो भी संवैधानिक पदों पे होते हैं उनका पेमेंट हमेशा संचित निधि से बनता है, वो किसी की जेब से नहीं जाता। मारवाड़ी में एक बात भी थोड़ी सी वो कहते हैं थोड़ा इजी वे में समझाने के लिए कि अगर राष्ट्रपति जी की पेमेंट जो है वो भारत सरकार देती हो और संचित निधि से नहीं हो, तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि राष्ट्रपति जी पेमेंट लेने जाएंगे और मोदी जी कह देंगे कि राष्ट्रपति जी उस दिन आपने बात नहीं मानी थी इसीलिए आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो एक छोटी मोटी सी हंसाने वाली मजाक की बात है, बाकी ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये इसीलिए उनका अलग ही रखा जाता है। जब भी बजट घोषित होता है तो ये जो निधि है वो अलग से ही घोषित होती है, तो उसी में से इन सब का वेतन बनता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या जजेस हो, तो इनको अलग ही रखा जाता है। सरकार के अंडर ये पेमेंट मांगने नहीं आएंगे, तो ये आप ध्यान रखिए। अब देखिए पेमेंट जो है माफ कीजिएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं और 2.25 लाख रुपए पर मंथ जो है वो आपके उच्च न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश हैं, मतलब जो वो थे अतिरिक्त वाले या जो टोटल 38 जो थे उनको मिलते हैं, और जो मेन है उनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो इनका वेतन होता है, मतलब जब तनख्वाह बनती है, भत्ते बनते हैं इनके रहने का, खाने का, आने जाने का, वो सब तो बनते हैं किससे? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जब ये पेंशन जाते हैं तो वो पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं होती, वो पेंशन जो है वो केंद्र सरकार की या यूं के भारत सरकार की संचित निधि से होती है। तो ये छोटा सा बिंदु आप ध्यान जरूर रखिएगा। मोस्टली जो बुक्स हैं उसमें ये नहीं दिया होता, बहुत डीप जो कोई होती बुक उसमें ये होता है। तो इसका मतलब यही है कि जब इनकी जो तनख्वाह बनती, सैलरी होती, जब ये प्रेजेंट जो है सर्विस करते हैं 62 ईयर्स से पहले, तो इनकी जो होती है वो तनख्वाह, सैलरी होती है और भत्ते होते हैं, वो सारे इनको कहाँ से मिलते हैं? राज्य की संचित निधि से। लेकिन जैसे रिटायर्ड हो जाते हैं तो इनको जो है वो पेंशन है वो भारत सरकार की संचित निधि से मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पेंशन का पूछे तो भारत सरकार की संचित निधि, और अगर तनख्वाह का पूछे, सैलरी का पूछे, भत्तों का पूछे तो किसकी? राज्य की संचित निधि। अब देखिए इसमें एक और बात कि इनकी पेंशन कितनी होती है, तो इनकी पेंशन होती है जो रिटायरमेंट के टाइम जो इनका लास्ट मंथ होता है उसमें इनकी तनख्वाह जैसे यहाँ 2.25 लाख है तो उसका 50% जो है वो इनकी पेंशन होती है। तो लगभग ये 1,12,5 लाख के समथिंग हो गया, तो ये इनकी पेंशन होती है। और मुख्य न्यायाधीश है तो फिर उनकी 1,25,000 रुपये पेंशन होगी। लेकिन देखो कोई आम कर्मचारी है, जैसे कोई जज नहीं है, कोई और है, टीचर है वगैरह, तो उसकी पेंशन कितनी होती है? तो देखिए अगर टीचर रिटायर होता है और उस टाइम उसकी जो सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसकी पेंशन उसकी 1/3 होती है, यानी कि 30 से 35,000 के बीच में होती है। थोड़ा बहुत 1, 2, 5,000 ऊपर नीचे आप समझ लेना, तो मोस्टली 1/3 होती है। और जजेस की जो है वो कितनी होती है? 1/2 यानी कि 50% होती है। अगला बिंदु देखिए, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, भाई ट्रांसफर चाहिए टीचर वगैरह हर किसी को, तो जजेस को भी चाहिए। तो उसमें अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। जैसे कोई पुलिस कांस्टेबल है उसका स्थानांतरण कौन करते हैं? वो एसपी करते हैं। तो यहाँ पर यह है कि जो जजेस हैं उनका स्थानांतरण जो होता है, मतलब ट्रांसफर जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सलाह किससे करेंगे? मुख्य न्यायाधीश जो है उनसे सलाह करके करेंगे कि हाँ इनको ट्रांसफर करें कि नहीं करें।
अब देखिए अगला बिंदु, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है कि भाई जैसे जब भी संसद का या फिर जो विधानसभा है उसका सत्र चल रहा होता है तो किसी एमपी या एमएलए को बिना नोटिस के और बिना स्पीकर की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो वैसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको भी कुछ स्वतंत्रताएं हैं, उनको भी ऐसे सीधे नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। मोस्टली जो न्यायाधीश होते हैं वो ऐसी कोई गलती करते भी नहीं है जो कानून के विरुद्ध है, लेकिन अगर की तो फिर भी उनको क्या कुछ स्वतंत्रताएं होती है, क्या कुछ उनको एक स्पेशल फैसिलिटीज होती है, वो देखते हैं। तो देखिए नियुक्ति हेतु विशेष प्रक्रिया है। सबसे पहली बात, निश्चित कार्यकाल होता है उनका। संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं हो सकती। तो संसद में किसी भी जज को लेकर कोई चर्चा, उसकी बुराई अच्छाई जो है वो वहां पे नहीं बताई जा सकती तब तक जब तक उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू नहीं की जाए। और महाभियोग के लिए मैंने आपको बता दिया, 100 लोकसभा के सांसद सिग्नेचर करके लाएं या 50 राज्यसभा के सांसद सिग्नेचर करके लाएं और अध्यक्ष अनुमति देंगे कि हाँ भाई आप सही हो, तभी जो है उस पर कोई चर्चा होगी। नहीं तो जज के किसी भी बात पर वहां पर कोई बुराई या फिर कोई उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं हो सकती। अगला इसमें क्या देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वकालत नहीं करेगा। जहां स्थायी न्यायाधीश रह चुका वहां वो वकालत नहीं कर सकता। और कार्यपालिका से पृथक्करण है, अलग है। तो इसीलिए अब पृथक्करण कैसे, जैसे मैंने सैलरी वाला उदाहरण बताया कि सैलरी संचित निधि से बनती है, तो फिर इनको मुख्यमंत्री साहब के सामने नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, नहीं मोदी जी को, पीएम साहब को नमस्कार करने की जरूरत है, क्यों इनकी जो सैलरी है वो अलग से ही बनती है। जैसे ही बजट लागू होगा इनकी सैलरी भी अलग से हो जाएगी, तो इनको वो देखने की जरूरत नहीं है। तो कार्यपालिका जो है यानी कि अपने इधर जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद है और उधर प्रधानमंत्री और जो उनका मंत्रिमंडल मंत्री परिषद है, उनसे इनका पूरा सेटलमेंट जो है वो अलग रहता है सैलरी का, ये ध्यान रखिए। अगले बिंदु देखिए, तो उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र और शक्तियां क्या है। तो सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो न्यायालय द्वारा मामलों पर सुनवाई करना है। प्रारंभिक अथवा मूल क्षेत्राधिकार है। तो भाई ये न्यायपालिका जो बनाई गई है इसका पहला मतलब यही है कि लोगों की जो अपीलें हैं उनको सुनना। संसद और राज्यों के निर्वाचन संबंधी और राजस्व संबंधी विवाद, मूल अधिकार, विवाह विधि और विवाह विच्छेद संबंधी मामलों पर सुनवाई करना मेन काम है किसका, जजेस का या कोर्ट का। देखिए फिर याचिका जिसको रिट बोलते हैं, तो उसके संबंध में क्या है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 बड़े महत्वपूर्ण है। ग्रेजुएशन ले लो, पोस्ट ग्रेजुएशन ले लो या फिर थोड़े हाई लेवल के एग्जाम ले लो आप कंपटीशन, उसमें ये पूछते हैं कि वो 5 कौन से ऐसे जो है नियम है उनके अंतर्गत जो है वो याचिकाएं जारी करी जा सकती है। तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करते हैं कौन कौन से, सबसे पहले उच्च न्यायालय जो है जारी करता है उसकी हम बात करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब इन सब का मतलब भी हम लोग समझेंगे किसका क्या मतलब है। देखिए उसके पहले हम लोग जान लें कि जनहित याचिका क्या होती है। देखिए उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है। अब ये उपरोक्त अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 226 है, इसके अंतर्गत लगाई जाती है और जिसका प्रारंभ 1982 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती ने किया। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई PIL जो है या जनहित याचिका जो है जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन बोलते हैं, तो वो किसने आरंभ करी, तो 1982 में की। और किसने, PN भगवती जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने की थी। अब देखिए इसमें कई बार पूछते भी हैं कि भाई ये बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो जो राजनीतिक स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहूँगा, छोटी छोटी बातें हैं। तो यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश होते हैं जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये है कि उस बंदी को पेश करना। जैसे आप कई बार सुनते हैं कि 24 घंटे या 48 घंटे के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा पुलिस किसी व्यक्ति को बिना आरोप सिद्ध किए जेल में नहीं रख सकती, उसको कोर्ट ले जाके पेश करना ही होगा। ये इसलिए रखा गया क्योंकि पुलिस कई बार उससे एक अपराधी नहीं, कोई व्यक्ति अपराधी होता ही नहीं, अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ है, उससे पहले उसको जेल में बंद कर देती और कोर्ट में पेश नहीं करती। तो इसके लिए एक रूल है कि बंदी को प्रत्यक्षीकरण यानी कि पेश करना होगा। अब इसमें क्या है, कोर्ट में ले जाके पेश करना जरूरी नहीं है। उस जगह पे कोई SDM है तो वो भी मजिस्ट्रेट होते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कार्यपालक, तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट ऐसे लिखा जाता है, और जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट, कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट क्यों लिखते हैं, ये मजिस्ट्रेट का मतलब ये है कि उस जगह के कुछ हद तक न्यायिक अधिकार जो है वो उनके अंडर भी आते हैं। जैसे अब हर छोटी जगह पे कोई कोर्ट नहीं होता, जजेस नहीं होते, तो फिर उसका क्या किया जाता है, तो उसमें यही होता है जो तहसीलदार है या फिर जो उप तहसीलदार भी होते हैं कई जगह, तो वो भी एक मजिस्ट्रेट की जॉब करते हैं। SDM जो होते हैं वो भी मजिस्ट्रेट होते हैं कई बार। तो सबसे पहला यहाँ पे अधिकार बनता है जज का, फिर SDM का और फिर तहसीलदार का। तो वो भी जो है उन्हें कह सकते हैं कि हाँ भाई इन्हें छोड़ दो या जेल में रखो या क्या करो, तो इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। फिर होता परमादेश। तो परमादेश का मतलब ये है किसी व्यक्ति को उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देना जिसमें जो है निकायों को ऐसे कार्य करने से मना कर दिया गया हो
जहाँ उस कर्तव्य के पालन हेतु कोई कानूनी उपाय मौजूद नहीं हो। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा है या कोई ऐसी संस्था है जिसके जो कर्तव्य है वो वहाँ नहीं बन रहे जहाँ वो दे रहे हैं, सार्वजनिक हो या अर्ध सार्वजनिक हो, तो फिर उसको ऐसे आदेश देना, परम आदेश यानी कि सबसे ऊपरी जो है वो आदेश संस्था भाई अपनी न्यायपालिका ही है, तो वो आदेश देती है कि भाई आप ऐसे काम करने से मना आपको जो है कर दिया गया है, जहां आपका कोई कर्तव्य ही नहीं बनता तो फिर आप किस बेसिस पे यहाँ पे काम कर रहे हो। फिर होता है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध का मतलब ये है कि जब कोई निचला न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करे, मतलब ये है कि उच्च न्यायालय का लेवल का कोई मुकदमा है जो निचला न्यायालय सुने, तो फिर उसको रोकने, प्रतिषेध यानी कि विरोध करना, तो उसको रोकने का जो एक पूरा सिस्टम है वो उच्च न्यायालय का जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं। और ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के लेवल का कोई मुकदमा है, उच्च न्यायालय उसमें सुनवाई कर रहा है, तो उसको रोक के जो है सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करता है, तो उसको भी प्रतिषेध बोल सकते हैं। उत्प्रेषण क्या है, तो देखिए किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या फिर जो भी कोई न्यायिक निकाय है उसको अधिकारिता का अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको रोकने के संबंध में जो नियम जारी किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण बोलते हैं। और प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, और जब कार्रवाई नहीं चल रही है तो उत्प्रेषण कहा जाता है। तो जब कोई निचला न्यायालय उसके अपने क्षेत्र से अतिक्रमण करके कोई किसी मामले पर सुनवाई करे तो वो उसको रोकना जो है वो क्या कहलाता है, प्रतिषेध। और उत्प्रेषण क्या है, जब वो मामला शुरू ही नहीं हुआ है लेकिन वो उल्लंघन कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण, जिसमें अपना जो मामला है वो ऊपर वाले न्यायालय को जो है वो भेज दिया जाता है, या फिर सुनवाई करने से पहले जो सिस्टम होता है वो सारा उत्प्रेषण है। और सुनवाई हो रही है उसको रोक के वो उच्च न्यायालय या उसके पहले जो सर्वोच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय के ऊपर वो अगर कहेंगे नहीं नहीं ये हमारा काम आपका नहीं है तो उसको प्रतिषेध बोलते हैं। फिर अधिकार परीक्षा, तो यही है किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी से ये पूछना कि आपने ये फलाना जो काम किया है, मारवाड़ी फलाना बोलते हैं, फला के ऊपर बिंदु, तो ये जो काम आपने किया वो किसके अंतर्गत किया है या किस नियम के अंतर्गत किया है, तो ये जो है पूछने का जो काम है वो क्या बोलाता जो है वो क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, अधिकार परीक्षा कहा जाता है। तो ये सब ये 5 शब्दों के छोटे छोटे मतलब है। आगे बढ़ते हैं तो अपीली क्षेत्राधिकार मतलब ये कि आयकर, उत्तराधिकार, सर्वाधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो कोई भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसके विरुद्ध जो है हायर जो कोर्ट है मतलब कि अपने हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो इसे बोलते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। इसमें देखिए यहाँ सर्वाधिकार जो लिखा है पेटेंट, ये क्या होता है, आप कई बार लिखा देखते हैं, जैसे कोई भी बिस्किट की कंपनी है या कोई नमकीन है तो उसके ऊपर या तो टी लिखा होता है या आर लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, टी का मतलब ट्रेडमार्क है, मतलब उसका खुद का ही नाम है और यूज नहीं करते। आर का मतलब रजिस्टर्ड, मतलब ये है कि उसने ये नाम जो है सरकार में, सरकार के जो उपक्रम है उसमें संरक्षित करवा रखा है, मतलब ये नाम कोई और यूज नहीं कर सकता। तो आर हो या टी हो तो इसी को जो है वो सर्वाधिकार बोलते हैं। मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी कंपनी है जो अपने नमकीन बनाती है बट फेमस कौन सी है तो एक ही है, तो उसके ऊपर वो आर या टी लिखा होता है, तो इसी का मतलब होता है सर्वाधिकार। तो ये पेटेंट जो होते हैं ये भी वो जो है इसके बेसिस पे अगर कोई पेटेंट का उल्लंघन करे, मतलब जो कंपनी बना रही कोई आइटम कोई और उसकी कॉपी करके बनाए, तो फिर जो है उसको कोर्ट ले जाने का जो अधिकार होता है वो इसमें पेटेंट में आता है। अब देखिए अपराधी को 4 वर्षों की अथवा मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने पर उक्त निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसे अपराधी अपीलीय क्षेत्राधिकार बोलते हैं। तो कोई भी अपराधी जिसे 4 सालों की या मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इसे आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। और फिर कोई भी ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ये संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। तो आपराधिक अपीलीय में क्या आया, 4 सालों की सजा या फिर मृत्युदंड, और संवैधानिक अपीलीय में क्या आया, जिसमें संविधान की जो व्याख्या है उसके संबंध में कोई प्रश्न है तो उस पर भी जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर अभिलेख न्यायालय मतलब क्या है, रिकॉर्ड के बेसिस पे कई बार ऐसे जो है फैसले सुनाए जाते हैं जो संविधान के अंतर्गत नहीं होते लेकिन किसी पुराने मामले पर दिए गए फैसले के अंतर्गत होते हैं, चाहे उच्च न्यायालय का खुद का कोई हो या सर्वोच्च न्यायालय का कोई पुराना फैसला हो, उसको देख के भी नए फैसले पर निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 215 के अंतर्गत ये कई बार प्रश्न आता है कि अभिलेखीय न्यायालय का जो नियम है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो अनुच्छेद 215 के अंतर्गत काम करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी, और उच्च न्यायालय के निर्णय सुरक्षित रखे जाएंगे जिससे वे भविष्य में कानून की तरह काम लिए जा सकेंगे। तो कोई भी कोर्ट कोई भी डिसीजन सुनाता है तो वो आने वाले समय में कानून की तरह काम करता है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला बिंदु क्या कहता है कि प्रशासनिक अधिकार अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से निर्णयों की प्राप्ति कर उनकी जांच कर सकता है और इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि का सही से पालन हुआ या नहीं हुआ इसका जो उच्च न्यायालय ध्यान रख सकता है। मतलब किसी भी छोटे स्तर के कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया, कोई फैसला सुना दिया, वो फैसला सही है, गलत है क्या नहीं है, तो इस संबंध में सारा निर्णय उच्च न्यायालय ले सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रशासनिक अधिकार। और फिर है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो संविधान के आधार पर विधायिका के कार्यों को वैध या फिर अवैध घोषित करना, मतलब कि जो संसद है उसने कोई कानून बनाया है, अपने विधानसभा है उसने कोई कानून बनाया, तो सही बनाया, गलत बनाया, संविधान के अनुसार बनाया, संविधान के विपरीत जाके बनाया, इन सबको जो है देखना करना और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना, ये सारे क्या कहलाते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है इसको कहते हैं। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 से 37 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। तो जो जिले लेवल पे जो भी होते हैं कोर्ट्स वगैरह, तो वो सारे हाई कोर्ट के नीचे जितने भी आते हैं वो सारे अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। फिर अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्य अथवा संघ की प्रशासनिक सेवाओं के अतिरिक्त 7 वर्षों तक वकालत का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी जिला न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। ध्यान रखिए आप, उधर वो रूल था उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी कभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसकी? जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, जो जिले के ऊपर जो न्यायालय होते हैं, वो अनुच्छेद 233 के अनुसार उसमें क्या है कि राज्य अथवा संघ की प्रशासनिक सेवा, मतलब आरजेएस या आईजेएस जो है, मतलब वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत जो भर्ती होती है जजेस की, उनके अलावा कोई व्यक्ति वकील से अगर जज बनना चाहता है तो उसको कितना? 7 वर्षों तक का वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब 7 साल उसने वकालत की है तो वो जज बन सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको और अलग तरीके से जज बनना है, तो फिर वो भर्ती से जज बन के आए, जो भी कट ऑफ निकलेगी होती है उसके अनुसार। अब देखिए, इसमें वो व्यक्ति जो जज बनता है वो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नज़र में जो है प्रख्यात विधिवेता होना चाहिए। ध्यान रखिए, मतलब जो जजेस जो हैं वो ये समझते हैं कि नहीं यार इसने 7 साल वकालत की लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें नॉलेज नहीं है, तो उसको वो नहीं भी मना भी कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 7 साल उसको जो है वकालत करते हो गया तो मतलब वो पक्का बन ही जाएगा जज, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 235 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों का समस्त नियंत्रण जो है, जैसे प्रमोशन, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, निलंबन, सेवानिवृत्ति आदि उच्च न्यायालय में निहित होता है। तो इनका सारा मैनेजमेंट कौन देखता है? वो हाई कोर्ट देखता है। अनुच्छेद 237 की बात करें तो राज्यपाल को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय संबंधित अधिकार समस्त श्रेणी के न्यायाधीशों पर लागू कर सकते हैं। तो जो न्यायालय के संबंध में समस्त जो अधिकार है वो जितने भी श्रेणी के उच्च न्यायालय के नीचे जो आते हैं कोर्ट्स वगैरह, तो उस पर वो लागू कर सकते हैं। ये कौन करते हैं? वो राज्यपाल लागू करते हैं। अब देखिए आगे, निःशुल्क विधिक सहायता सेवा। तो ऐसे कमजोर वर्ग जिनकी वार्षिक आय 1.25 लाख या उससे कम है, या फिर वे अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें सरकार की ओर से जो फ्री में वकील की सुविधा दी जाती है उसे निःशुल्क विधिक सहायता सेवा कहा जाता है। अगला बिंदु देखिए, लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु स्पेशल कोर्ट अधिनियम 1979 लाया गया। लंबित मतलब ऐसे मामले जो अभी निर्णय सुनाया जाना था लेकिन काफ़ी समय से नहीं सुनाया जा रहा, तो वो आगे से आगे खींचे चले जा रहे हैं, तो उन पे जो है फटाफट से सुनवाई करने है, तो स्पेशल कोर्ट अधिनियम जो है वो 1979 में लाया गया। आगे देखिए, देश की पहली लोक अथवा जन अदालत 1982 में गुजरात में संचालित की गई। राजस्थान में पहली जो संचालित की गई वो अपने कोटा में शिक्षा नगरी में की गई। अब लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 39A और 42वां संवैधानिक संशोधन जो है 1976 में किया गया। ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मोस्टली यही पूछते हैं कि लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, तो अनुच्छेद 39A के अंतर्गत दिया गया, या ये पूछ सकते हैं कि लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया, तो 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत दिया गया। और कब दिया गया, तो 1976 में दिया गया। तो 39A अनुच्छेद, 42वां संवैधानिक संशोधन, और कौन सा साल था? 1976 था, जब लोक अदालतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और मेगा लोक अदालत कहाँ है? वो अपने जोधपुर में है। विभिन्न जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी आप चलते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें जल्दी फैसले जो है सुनाए जाते हैं, तो उनकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। अब रात्रिकालीन अदालतें, जिसमें शाम को 8 से 10 बजे तक जो है वो सुनवाई की जाती है, रात्रि मतलब ऐसा नहीं कि आधी रात को, तो उनकी जो शुरुआत है वो 2006 में गुजरात से की गई थी।
2007 में मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका प्रारंभ हरियाणा राजस्थान से, मतलब जो है हरियाणा राज्य से किया गया था। बाद में इसको जो है वो राजस्थान में भी शुरू किया गया। अब ये मोबाइल कोर्ट क्या होता है, इसमें एक वो अदालत टाइप एक बना हुआ होता है, छोटा सा एक, मैं बताऊँ ना, जैसे कैबिन जिसको गाड़ी पे डाल के ले जाया जाता है, जिसमें बैठ के सुनवाई की जाती है। इतना ज़्यादा तो ये सक्सेसफुल नहीं है, बट ठीक है, आगे मतलब कहीं थोड़ा बहुत जाना आना हो तो उस हिसाब से ये सही है। 2 अक्टूबर 2009 को पारित अधिनियम के अंतर्गत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई, जिनके लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो ये ध्यान रखिए, कई बार पूछते हैं कि जो ग्राम न्यायालय हैं उसमें जो जजेस की नियुक्ति या मजिस्ट्रेट की नियुक्ति है वो कौन करता है, तो वो राज्य सरकार करती है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं करते। राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय जो है वो 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर में शुरू किया गया था। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, एलडीसी वगैरह में आता रहता है। 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण हेतु राजस्थान में पॉक्सो कोर्ट जो है वो शुरू किए गए थे। तो ये कब किए गए, 2012 में किए गए। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु थे, और बाकी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।